बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 27 on Mechanics 2. The course code is MTH 404 BS Mathematics 4th semester. I am Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College समंदरी फैसलाबाद। पिछले कुछ लेक्चर से जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन विच वाज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसके हमने पहले थ्योरी की, फिर उसके हमने पर्टिकुलर इक्वेशंस की डेरिवेशन की, उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स के ऊपर हमने मूव किया, और फिर ये सब कुछ करने के बाद फिर हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइजेज जो थी ना उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। तो अब आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसका कुछ बुनियादी तसव्वुरात आइडियाज़ आपने फ़िज़िक्स के अंदर भी पढ़े हुए हैं, तो उसी के रिलेटेड जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके रिलेटेड मैथमेटिकल टर्म्स की वजाहत करेंगे, और जिस रास्ते पे आपका प्रोजेक्टाइल चलता है, जो ट्रैक वो फॉलो करता है, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होती है उसकी इक्वेशन की, मैथमेटिकल इक्वेशन की हम डेरिवेशन भी करेंगे। यानी वो ऐसी इक्वेशन होगी जो कि आपको उस कर्व के बारे में मालूमात फराहम करेगी, जो कि उस कर्व को डिफ़ाइन करेगी। चलते हैं बाकायदा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पे और मज़ीद कुछ बुनियादी तसव्वुरात पे। तो हमारे पास एक्चुअली मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो आपका टारगेट है यहाँ पे डिफ़ाइन करना। तो ये क्या चीज़ है? ए बॉडी थ्रोन एट एन एंगल आर एन ऑब्जेक्ट फायर्ड फ्रॉम ए गन आर ए बॉडी dropped by a moving aeroplane is called a projectile। तो आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये एग्जांपल्स ही हैं, ये डिफाइन करने वाली इक्वेशन है इस केस के अंदर। ए बॉडी थ्रोन एट एन एंगल आर एन ऑब्जेक्ट, यानी आप किसी एंगल पे कोई चीज़ अगर फेंकते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए एक गेंद को उठा के थ्रो कोई बंदा अगर करता है, हाथ में पकड़ के उसको उठाता है, उठा के उसको फेंकता है, यानी जैसे आपकी क्रीज की तरफ वो फेंकता है अगर, तो वो जो थ्रो वो फेंकता है ना, वो किसी एंगल पे ही आपकी गेंद जो है वो जाती है। वो भी आपके पास प्रोजेक्टाइल की ही एग्जांपल है। वो एक एंगल पे ख़ास पे जो है वो फेंकता है ना। इसी तरीके से जो गन से आप गोली फायर करते हैं ना, वो भी किसी एंगल पे अगर जो है वो फायर की जाए तो वो आगे जाके जो है वो हमारे पास फिर नीचे को गिरती है दूर जाके। तो वो जो हमारे पास उसका ट्रैक जो बनता है, जो मोशन वो बनती है, वो भी मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ही जो है वो बनती है। इसी तरीके से अगर मूविंग एरोप्लेन है, एक मूविंग एरोप्लेन है अगर हमारे पास एक, तो उस केस के अंदर आप कोई भी चीज़ अगर उसमें से फेंकते हैं, पत्थर वगैरह, तो वो आपके पास पत्थर जो है जब वो नीचे आता है तो वो भी एक बाकायदा प्रोजेक्टाइल मोशन ही परफॉर्म करता है, फिर भी वो एक ट्रेजेक्ट्री को ही जो है वो फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप जो है वो देख लें, एक ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखें, ये फिगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाली हमारी जो है वो वाई एक्सिस है। इस पॉइंट ओ पर जो है अगर आप किसी वेलोसिटी के साथ गेंद को फेंकते हैं इस एंगल के ऊपर, ये आपका एंगल अल्फ़ा है, और जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया है ना, वो हमारी जो उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आप बोलते हैं। यानी उस गेंद को आपने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की है शुरू में मोशन को इनिशिएट करने के लिए, वो वेलोसिटी है v0।
वी नॉट जो है वो अल्फ़ा एंगल बेसिकली बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो ऐसे केस में फ़र्ज़ करें कुछ देर बाद आपका पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी के ऊपर पहुंच गया है, एक्स वाई जो है वो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं पी ऑफ एक्स वाई। तो अब यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है, यानी ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारा वेक्टर होता है, जिसको आप आर वेक्टर जो है वो कहते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस पॉइंट के ऊपर इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला फासला x कंपोनेंट है, ये x डिस्टेंस है, और जो ये वाला फासला है ना आपका, ये उसका y कंपोनेंट है इसके कोऑर्डिनेट्स में से, और ये आपका हाइट को शो करता है कि पॉइंट P की x एक्सिस से हाइट कितनी है। तो अब हम ये फिगर को समझने के बाद, यानी आपने यहाँ पे खड़े होके आपने गेंद फेंकी, आपने जो थ्रो जो है वो की। अब गेंद ने क्या किया कि यहाँ से होती होती इस ट्रैक को फॉलो करती हुई ये ए पॉइंट के ऊपर जाके ज़मीन के साथ हिट कर गई। तो ये इसका फिर जो है, ये जो रास्ता आपको बताया हुआ है जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इस रास्ते को उसने फॉलो किया है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम मूव करेंगे उसकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ। एग्जाम्पल्स देने के बाद, सपोज दैट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। पॉइंट O से आपने इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v नॉट एंड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है। v नॉट जो है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, एंड अल्फा जो है वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। लेट आफ्टर सम टाइम t द पार्टिकल इज एट पॉइंट P। तो मोशन शुरू होने के कुछ देर बाद हमने देखा तो आपका पार्टिकल जो था वो पॉइंट P पे था। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब आपने एक दफ़ा थ्रो करके गेंद जोर लगा के फेंक दी, उसके बाद अब उसके ऊपर और तो कोई फोर्स नहीं जो है वो एक्ट कर रही ना, आपने तो सिर्फ मोशन को स्टार्ट करने के लिए ही उसको वेलोसिटी और प्रोजेक्शन बेसिकली असाइन की है। तो बाद में उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, और वो है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो कशिश शकल के तहत ही जो है वो आगे मूव करेगा, लेकिन अब उसका ये असर होगा उसके ऊपर कि वो आगे भी मूव करेगा और वो नीचे भी आता जाएगा ग्रेविटी की वजह से, चूँकि ज़ाहिर है वो उसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटी क्या करती है, विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेट एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, आप उसको एज्यूम ना करें। देन ओनली फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो फिर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना, तो F जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास mg के। तो साथ में इसको वेक्टर फॉर्म में जो है वो हमने लिखा है, तो लिहाजा साथ में J पॉइंट जो है वो बताया गया है, और G जो है वो नेगेटिव साइन में साथ में इसके लिया गया है, चूँकि बॉडी जो है वो हमारा ऊपर की जानिब मूव कर रहा है। पॉइंट P पे अगर मोशन को हम जो है वो देखते हैं तो वेयर m इज़ द mass of the projectile but as F is equal to ma, लेकिन F जो है वो ma के बराबर है, और ये हमारे पास बराबर है F जो है ये बराबर होता है m a की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास ये है d2r बाई dt स्केयर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ये हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट का। ये वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ में से जो है वो हमने फाइंड आउट की है F इज इक्वल टू ma में से। तो F हो जाएगा m d2r बाई dt स्केयर, इसको आप 2 कह लें। अब ये 1 और 2 को अगर आप जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं, दोनों चूँकि F की ही वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप देखते हैं कि हमारे पास m d2r बाई dt स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस mg j कैप, या अगर आप इस m के साथ m को कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। d2r बाई dt स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस जी जे। इंटीग्रेट आप जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर कर दें अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, चूँकि डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से है, तो ये हो जाएगा इंटेग्रल d2r बाई dt स्केयर इज़ इक्वल टू इंटेग्रल माइनस जी जे कैप dt। ये बच्चों आपका एक दफ़ा इंटीग्रेट करने से एक डेरिवेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और dr बाई dt आ जाएगा माइनस जी और j, ये टाइम के लिहाज से इंटेग्रल में तो कांस्टेंट होंगे, तो माइनस जी टी जे कैप
प्लस C1 इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन एक्चुअली। तो इनिशियल कंडीशन यूज़ करके इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इनिशियल कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो t की वैल्यू जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फिर उसकी बात करेंगे, वो v0 है। तो dr/dt एक्चुअली वेलोसिटी को ही डिनोट कर रहा है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो v0 की इसकी जगह पे फिर आ जाएगी इनिशियली। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आप उठा के अगर 3 के अंदर इनकी पुटिंग करें तो आपके पास एक्सप्रेशन जो बनेगा ना यहाँ से वो फिर बन जाएगा v0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1। तो C1 कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास आ गई v0। तो लिहाजा उस इक्वेशन में जब आप इसको दर्ज करेंगे तो dr/dt ये बराबर आ जाएगा -gt j प्लस v0। तो अब एक डेरिवेटिव तो स्टिल आपका जो है वो बाकी है ना, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे अगेन t के लिहाज से, तो जो एक डेरिवेटिव रहता था वो भी ख़त्म हो जाएगा और r वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -gt²/2। चूँकि ये जो बच्चों आपका t है इसका इंटेग्रल आपको पता है कि जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास बेसिकली बन जाएगा एक पावर इंक्रीज और बटे में भी वो पावर इंक्रीज्ड, यानी t की पावर 1 + 1 2 बन गया। वो जो 2 था वो नीचे भी आ जाएगा। तो ये -gt²/2 j प्लस ये चूँकि कांस्टेंट है, ये तो आपने स्टार्ट में एक दफ़ा दे दी ना, तो ये तो कांस्टेंट थी जितनी आपने दी है उसको v0। तो v0 जो कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इसको अगर हम कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं तो फिर इसका इंटेग्रल क्या बनेगा v0 × t प्लस C2 अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जब आपने पढ़ी है तो वहाँ पे भी आपने देखी थी ये बात कि जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है उतनी दफ़ा ही हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए, और उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ऑफ द इंटीग्रेशन जो हैं वो उसके अंदर हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे C2 हमारा सेकंड कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन है। इक्वेशन नंबर 4 आप इसको जो है वो कह लें। अब हमने C2 को भी यहाँ से एक्चुअली बताना है कि C2 की वैल्यू जो है वो कितनी है। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप अब अगेन इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल अगर आप जो है वो करें तो आप एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि जब t हमारा 0 है तो इधर ये वाली है ना, इसमें हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है। तरीक़ेकार मैंने आपको बच्चों बताया हुआ है कि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, सिर्फ एक है और वो है t, और लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितनी होती है 0। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में जब इनिशियल कंडीशन हमने बनानी है तो इसमें से वेरिएबल क्वांटिटी देखनी है, वो है t। हम देखेंगे कि वो शुरू में इनिशियली वो कितना होता है, चूँकि t जो है वो 0 होता है इनिशियली, और इनिशियली ये जो r है आपका ये फिर क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो आप इसको उठा के अगर ज़रा इक्वेशन नंबर 4 में अगर पुट कर देंगे इसके अंदर तो ये साइड भी 0 और ये साइड भी 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि C2 वेक्टर जो है जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। एक्चुअली वेक्टर साइन इसलिए लिखी है ना कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो ज़ाहिर है वेक्टर क्वांटिटी में फिर कांस्टेंट जो होगी, कांस्टेंट के तौर पे जब हम चीज़ को ऐड करेंगे तो वो भी कांस्टेंट वेक्टर ही आएगा। तो वैसे तो वो आम लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है ना। तो यहाँ पे आपने जब t इज़ इक्वल टू 0 और r इज़ इक्वल टू 0 जब आपने पुट किया तो इक्वेशन नंबर 4 में से हमारे पास आंसर क्या निकला, C2 जो है वो कांस्टेंट वेक्टर की वैल्यू 0। लिहाजा आप इसको ज़रा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अगर आप पुट करते हैं तो वहाँ से आपके पास जो r वेक्टर है जो पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट को ही शो कर रहा है ना O पॉइंट से। चूँकि O पॉइंट से डायरेक्टली जो है वो हम लाइन अगर P के मिलाएं तो ये उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस को यानी मैग्नीट्यूड को शो करने वाला वेक्टर है, और ये हमारी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को ही जो है वो शो कर रहा है। तो r वेक्टर जो है ये आपके पास फिर हो गया -gt² j प्लस v0t, ये हमारी 5 है। आप ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। जब हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मूव करता है, ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली जिस रास्ते के ऊपर आपका प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसको कहते हैं। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P के ऊपर जब हम उसको देखते हैं, उसकी पोजीशन हम देखते हैं, तो उसकी पॉइंट P के ऊपर उसको डिनोट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है
उसकी वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 5 में से मिलती है। और एक्चुअली ये आपकी डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ओ पॉइंट से उसने शुरू किया, वहाँ से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है पी को मिलाने वाला ये आर वेक्टर ही है, तो लिहाजा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगी पी पॉइंट का ओ से डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। सो ये यहाँ तक आज आप इसको देखें, इसकी एग्जांपल्स को देखें, बुनियादी तस्वुरात देखें जो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर इसी से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे, और ये ऐसे उस रास्ते की मैथमेटिकल इक्वेशन हम मालूम करेंगे जो प्रोजेक्टाइल अडॉप्ट करता है, यानी हम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ना उसकी बाकायदा डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, इसको ज़रा ध्यान के साथ आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।